हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी मेटल्स एंड नॉन मेटल उसके बारे में डिस्कस किया था। सो इस वाले वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी मेटल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेक्शन 3.2.1 से इस वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमें मेटल्स जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, इन सारे मेटल्स के सैंपल लेने हैं और फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। तो हमें सबसे पहले उसको ये सारे मेटल्स लेने हैं, उसको एयर में बर्न करना है, राइट। जब हम एयर में बर्न करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो यू हैव सीन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन द एयर एंड विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था ना, मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको हमने पहले बर्न किया था एयर में। और बर्न करने के बाद उसके जो एसिड थे, राख थी, उसको वाटर में डिजोल्व करके उसका लिटमस पेपर टेस्ट किया था कि वो एसिडिक है या बेसिक है, राइट। तो उसमें जब आप उसमें वो परफॉर्म करोगे एक्टिविटी, तो उसमें आप देखोगे जब मैग्नीशियम को आप ओपन एयर में या एयर में उसको बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, वाइट फ्लेम होती है और चकाचौंध करने वाली, डेजलिंग मीन्स चकाचौंध कर देने वाली, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो मैग्नीशियम जलता है। डू ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द सेम मैनर, क्या अगर एयर में आप सारे मेटल्स को ऐसे बर्न करोगे तो क्या ऐसे ही होंगे। लेटेस्ट चेक बाई परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, राइट। तो इसमें टीचर्स की असिस्टेंस ये एक्टिविटी दी गई है, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसको एयर में, मतलब आप जब उसको जलाओगे तो हो सकता है मतलब आई प्रोटेक्शन वगैरह वो सब टेक केयर करना पड़ता है। तो टीचर की प्रेजेंस में और उनकी असिस्टेंस से ही बहुत ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, राइट। अब सैम्पल्स को हम टंग्स जो होता है उससे लिए और उसको फ्लेम पे बर्न करना शुरू किए, सारे मेटल्स के लिए जितने भी सैंपल हमने लिए थे, है ना। अब उससे जो प्रोड्यूस बर्न होने के बाद सारे जो एसेज थे सबके, वो एसेज को हमने इकट्ठा किया। वो इकट्ठा करके उसमें है ना मेटल सरफेस और लेटेस्ट प्रोडक्ट लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। तो जो राख वगैरह होती है उसको कूल डाउन हो जाए तो फिर मतलब उसको इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा बोला गया। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेटल इजली बर्न हो गया और कौन सा मेटल मतलब कम इजली, बहुत मतलब बहुत ही दिक्कत से जला है, मतलब ये बहुत कहीं कम इजली जला हुआ है, बर्न हुआ है, वो चीज़ें वैसा ऑब्जर्व करना है आपको। फिर आपको ये अब करना है कि जो फ्लेम का कलर होता है वो क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम में वाइट फ्लेम आता है, तो क्या सारे मेटल्स में वाइट फ्लेम आते हैं कि अलग अलग मेटल में अलग अलग फ्लेम आता है, वो चीज़ ऑब्जर्व करना है ना। बर्निंग के बाद जो मेटल का सरफेस होता है वो कैसा अपेयर करना है, ये ऑब्जर्व करना है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, है ना। तो जो इजीली जल जाएंगे, बहुत ही जल्दी से जल जाएंगे मेटल्स ऑक्सीजन में, एयर में, वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे मतलब उनकी रिएक्टिविटी है। और जो कम इजीली जलेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम अच्छी है। और आर द प्रोडक्ट सोलूबल इन द वाटर, तो जो भी एसेज हमने लिए हैं तो क्या उसको वाटर में जब हम इसको मिलाएंगे तो वो उसमें सोलूबल होते हैं या नहीं, वो चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये एक्टिविटी करने के बाद इसको ऑब्जर्व करना है। तो बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी आप देखोगे कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो करके मेटल की ऑक्साइड्स बनाते हैं ना। तो जैसे मैग्नीशियम को जब एयर में जलाएंगे तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। तो वही वो यहाँ पे एक रिएक्शन ये दी गई है कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब जैसे कॉपर को जब एयर में हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीजन एयर के साथ कंबाइंड होकर के कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है, राइट। तो कॉपर 2 इसलिए देखा है क्योंकि कॉपर की जो बैलेंसी होती है वो कॉपर 1 या कॉपर 2 ऐसे करके होती है, राइट। तो हो सकता है अगर कॉपर 1 लिखा तो ये एक ही बैलेंसी है और कॉपर 2 लिखा तो दो बैलेंसी, और इसको लिखने का ये सब 9th क्लास में और पहले भी अगर आपने हो सकता पढ़ा हो, है ना।
तो जस्ट मैं यहाँ पे वही सब चीज़ें रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉपर सेकेंड मतलब 2 वैलेंसी वाला है, तो 2 वैलेंसी वाला है, तो जब कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो जैसे ऑक्सीजन का 2 निगेटिव वैलेंसी होती है, इसकी +2 वैलेंसी होती है, तो जब वैलेंसी इक्वल होती है तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कम ज़्यादा रहेगी, मान लो एक ही कॉपर है, कॉपर 1 वाला है, ये वाला अगर इसके साथ रिएक्शन लिखते हैं और इधर ऑक्सीजन 2 है तो इसमें CO2 1 लिखते हैं, तो इधर इसका 2 एलिमेंट इसके ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट से रिएक्शन करेगा, तभी तो ये न्यूट्रल एलिमेंट होगा ना। तो ये सब मतलब कुछ लॉजिक्स होते हैं बैलेंसी के रिलेटेड, राइट। तो कॉपर सेकेंड जब ऑक्साइड के साथ वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो 2 कॉपर ऑक्साइड ये बन गया। सिमिलरली एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, राइट। तो कॉपर का जो ऑक्साइड होता है ये ब्लैक ऑक्साइड होता है, ये आप याद रखना है ना। अब एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन एयर में मतलब बर्न करेंगे तो वहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका कि फार्मूला केमिकल फार्मूला Al2O3 होता है। ओके, फिर आप आगे देखोगे तो चैप्टर 2 में हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चैप्टर 2 में ये जो चैप्टर 2 है उसमें ये चीज़ दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या सीखे, वी हैव लर्न दैट, मतलब इसी चैप्टर 2 में देखेंगे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, राइट। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, राइट। उनका बेसिक नेचर होता है। बट जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ये बेसिक प्लस एसिडिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं, राइट। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ। तो ये चीज़ आप याद रखना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं, बाकी सारे मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, बट एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के जो मतलब जिंक ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक प्लस एसिडिक दोनों नेचर में पाए जाते हैं। तो सच मेटल ऑक्साइड विद which react with both acid as well as base produce salt and water are known as the amphoteric oxide। तो ये अगर कोई ऑक्साइड अगर वो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर का, तो मतलब बेसिक नेचर का मतलब वो बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, राइट। अगर वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ, तो इसको आप याद रखना, राइट। तो ये पूछा जा सकता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो वो ऐसे क्या कहते हैं, एसिड्स को हम एम्फोटेरिक एसिड बोलते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जबकि अगर बाकी और सब मेटल ऑक्साइड लोगे तो बेसिक होंगे मतलब वो केवल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ना कि एसिड के साथ वो नहीं रिएक्ट करेंगे। बट कुछ ऑक्साइड्स मेटल के ऐसे होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर के होते हैं, मतलब बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जैसे Al2O3 एल्युमिनियम का हमने पढ़ा ना, तो Al2O3 का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये सॉल्ट बना और ये वाटर बना था, यही लिखा है ना कि सॉल्ट और ये वाटर। तो ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर बनेगा और ये एसिड हो गया, राइट। ये एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक, और ये NaOH क्या है, ये बेस हो गया। और यही ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट ये बना 2NaAlO2 और वाटर बनेगा। तो ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर, यहाँ पे वाटर आ गया। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, या मेटल ऑक्साइड्स के नेचर जो होते हैं उससे रिलेटेड था। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन द वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। सो पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा कि उसका नेचर क्या है, वो एसिड और या बेस के साथ उसका रिएक्शंस कैसे होगा मेटल के ऑक्साइड का, जब वो ओपन एयर में बर्न करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मतलब आप सीक्वेंस समझो ना कैसे पढ़ना है, कि ओपन एयर में बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है वो स्टडी करने के लिए, मतलब करने से रिलेटेड इसमें है। तो जब मेटल ऑक्साइड बना है तो हमने देखा कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे Al2O3 और ZnO
मतलब जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड वो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर के होते हैं, मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये यहाँ तक समझा। बट अब यहाँ पे वाटर सोल्युबिलिटी से रिलेटेड, मेटल ऑक्साइड से वाटर सोल्युबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमारा एसिड और बेस के साथ रिएक्शन क्या हुआ, अब जब वाटर में उसको हम डिजॉल्व किए तो वो सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है, उससे रिलेटेड है आगे, राइट। तो ऐसा बोलते हैं कि सम कुछ मेटल ऑक्साइड, मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट कुछ डिजॉल्व होकर के एल्कलीज बनाते हैं, राइट। तो मेटल के ऑक्साइड अगर लोगे, मेटल ऑक्साइड ये जनरली लाइक इन जनरल केस में इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, बट कुछ क्या कहते हैं वाटर के साथ मिलकर एल्कलीज बनाते हैं, राइट, बेस बनाते हैं। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के एल्कलीज बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, एल्कलीज हो गया, राइट। ये बेस हुआ। यहाँ पे एक्वस जो लिखा है, तो जैसे बेस को अगर ऐसे लिखेंगे, बेस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो NaOH पूरा ऐसे लिखा जाएगा, बट जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जैसे NaOH ये भी बेसिक नेचर में होता है, मतलब ये भी एक बेस है, और ये NaOH भी एक बेसिक नेचर है। जब वाटर में डिजॉल्व करें तो AQ लिखते हैं, एक्वस मतलब AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, राइट। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, L मतलब लिक्विड, L मतलब लिक्विड और S मतलब सॉलिड, राइट। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड लिया तो ये सॉलिड नेचर में होता है। वाटर में जब डिजॉल्व किया तो वो लिक्विड है, तो इस सॉलिड को इस लिक्विड में जब डिजॉल्व किया तो जो रिएक्शन हो करके ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और ये बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मेटल के ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होने के बाद बेल्स या एल्कलीज बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो सोडियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाया, और फिर पोटेशियम ऑक्साइड भी H2O के साथ रिएक्शन करके KOH बनाया, ओके। सब फिर आगे दिया गया है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम रेट, राइट। तो ये हो गया कि सारे मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो सेम रेट से नहीं होती, मतलब कुछ बहुत आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ बहुत कम आसानी से रिएक्ट होंगे। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, है ना, ये दिया गया है। तो मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रेसली, मतलब बहुत वाइग्रेसली मतलब विग्रेसली, विगोरसली मतलब बहुत तेज़ी से, दैट दे कैच द फायर इफ केप्ट ऑन द ओपन। तो पोटेशियम और सोडियम, राइट, ये दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर ओपन एयर में आप ऐसे रख दोगे तो वो तुरंत एयर पकड़ लेंगे। उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ होती है और इतनी वाइग्रेसली होती है कि वो तुरंत फायर पकड़ लेंगे अगर ओपन एयर में रखे गए। तो उनको ओपन एयर मतलब फायर ना पकड़े, इसलिए ओपन एयर में ना रख करके उनको हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, राइट, उसमें डुबा करके रखते हैं इस मेटल्स को, क्योंकि ओपन एयर में रखेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। At ordinary temperature, the surface of the metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide। तो जब भी ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये सारे मेटल्स जो भी होंगे ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, ये सब जो भी मेटल्स आप अगर ओपन एयर में रखोगे तो इनके जो ऊपर, जैसे ये मेटल्स मान लो रखा, तो इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे आपका मेटल्स के ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि ओपन एयर में रखोगे तो एयर में क्या होता है, एयर में मतलब ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करके इनकी रिएक्टिविटी चूँकि ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का रिएक्शन करके ऑक्साइड का एक, जो कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड मतलब एयर में रिएक्ट करके क्या बना है, मेटल ऑक्साइड बना, तो मेटल ऑक्साइड का एक लेयर पूरा जम जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन मतलब क्या समझे, ऑक्सीडेशन मतलब ये हुआ कि जब मेटल, यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन, राइट, करके ये ऑक्सीजन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो ये जो रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसी चीज़ का। तो ही बोल रहे हैं कि जो लेयर बन गई, और जब एक लेयर बन गई है तो अंदर वाले जो मेटल्स हैं वो तो प्रोटेक्टिव हो गए ना, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो संभाले रखेगी, नीचे अंदर के मटेरियल में एयर का कांटेक्ट होगा ही नहीं, एयर का कांटेक्ट होगा नहीं तो अंदर वाले मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे बाहर वालों से, बाहर के ऑक्सीजन से, तो वो
एक वही बोल रहे हैं कि वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर हो जाता है और वो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब मेटल के डेप्थ में नहीं होता, केवल सरफेस पे ही रहता है। एंड आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न वेग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो जैसे आयरन को आप लोगे तो वो नहीं जलेगा, वही बोल रहा है कि मतलब हीटिंग पे वो बर्न नहीं होता है, बट उसकी फीलिंग्स मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेज लोगे और उसको आप बर्नर पे रखोगे तो वो बर्न करता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं बर्न करता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर हमने अभी देखा था ब्लैक कलर का होता है, राइट। सो जब आप फिर आगे क्या दिया गया है, तो ये मतलब यहाँ तक आपको समझ आएगा। फिर आयरन से रिलेटेड दे दिया गया कि उसके पूरा का पूरा अगर मेटल पीस लोगे उसको जल बर्न करोगे तो वो नहीं, बट उसके फीलिंग्स जो होते हैं वो बर्न करो, उसको भी बर्न करोगे तो विग्रेसली बर्न होंगे, राइट। फिर कॉपर से रिलेटेड दिया गया, कॉपर बर्न नहीं होता है, बट हॉट मेटल जब उसको मतलब जब उसको बर्न करते हो तो उसके ऊपर जो है ऑक्साइड का, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है। और सिल्वर और गोल्ड क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ एट ऑल रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब चाहे जितना गर्म कर दो, मतलब थोड़ा जा मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं ले जाना, बट हायर टेम्परेचर पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके। फिर इसमें एनोडाइजिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, वो समझते हैं। तो एनोडाइजिंग क्या होता है, एक थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम जैसे एल्युमिनियम भी मेटल होता है, तो वो ऑक्सीजन में जब रखते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है। तो इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑन द एल्युमिनियम सरफेस इज कॉल्ड द एनोडाइजिंग। तो इसकी जो थिकनेस होती है ना, थिक का मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, 15 से 20 माइक्रोन होगा, राइट। 15 to 20 माइक्रोन की थिकनेस की एल्युमिनियम की लेयर, ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम पे बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। एल्युमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज इन द एयर। तो जब जैसे एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम को जब आप एयर में रखोगे तो जो लेयर ऑटोमेटिक बना, बिना कुछ मतलब कुछ आपने इसको हीट उट कुछ नहीं किया, राइट। तो जो लेयर बनेगा वो उसकी जो थिकनेस होती है 2 to 3 माइक्रोमीटर होती है, राइट। बट ये जो थिक ऑक्साइड लेयर बनाने का जो प्रोसेस होता है ये मैनुअली इसको बनाया जाता है इस पे प्रोसेस के थ्रू। तो जो प्रोसेस होता है वो एनोडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू अगर हम थिक ऑक्साइड लेयर का इस पर बनाएंगे तो ये जो 2 to 3 माइक्रोन का लेयर होगा तो ये हो सकता है ये वेरी करता रहेगा और बहुत कम थिकनेस का लेयर होता है, राइट। तो थिक ऑक्साइड ये बहुत थिन ऑक्साइड का लेयर होता है, बट उसको थिक ऑक्साइड का लेयर बनाने के लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया, राइट। सो दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोर्स मेक इट रेजिस्टेंट टू द फर्दर कोरोजन। तो फर्दर कोरोजन ना हो, चूँकि ये पूरा एक कवर कर लेता है, तो बल्क जो अंदर का जो इनसाइड वाला मटेरियल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, तो वो ऑक्सीडेशन होता है नहीं, तो वो कोरोजन से बचा रहता है। दिस द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो जितना थिकर लेयर होगा उतना ज़्यादा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड। तो प्रोसेस में क्या होता है वो बता दो। तो जिस भी एल्युमिनियम आर्टिकल पे आपको एनोडाइजिंग करना है, मतलब ऑक्साइड का थिक लेयर बनाना है, उसको आप एनोड बनाओगे एंड उसको इलेक्ट्रोलाइज करोगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट। कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और जो जिस पे भी आपको थिक ऑक्साइड की लेयर बनानी है उसको आप एनोड बनाओगे, राइट। और तो ये हो गया, क्योंकि इसीलिए इस प्रोसेस का नाम एनोडाइजिंग हुआ है ना, क्योंकि जिस आर्टिकल पे आपको लेयर चढ़ानी है उसको आप एनोड बना रहे हो और उसको आप इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इमर्स करोगे और वो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद द एल्युमिनियम टू मेक इट थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो जो प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग, जैसे इसमें आर्टिकल ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो जिस आर्टिकल को आप में लेयर चढ़ाना है तो ये मान लो ये एनोड हो गया, जिस पे नहीं चढ़ाना है वो कैथोड हो जाता है। दूसरा 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे होती है जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और फिर कैथोड जब यहाँ पे रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करोगे वो पूरा सर्किट बना करके, तो यहाँ से
एनोड पे जा करके यहाँ पे ऑक्सीजन डेवलप होती है। तो वो ऑक्सीजन ये जो मतलब हमारा जिस जो आर्टिकल होता है जिस पे कि ऑक्साइड की लेयर बनाती होती है, उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करके थिक ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली गिव टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। तो अट्रैक्टिव फिनिश देने के लिए इसको आप ब्लैक कर सकते हो, तो उसको ब्लैक एनोडाइजिंग बोलेंगे, राइट। ब्लैक कर सकते हो या कोई भी जो भी कलर हो। तो ये जो ऑक्साइड का लेयर ऊपर बन रहा है मेटल के, उसको आप कलरफुल भी बना सकते हो उसमें डाई मिला करके। ओके, तो ये चीज़ दिया गया है। फिर आगे दिया गया, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ द मेटल टेकन हियर। तो सोडियम सारे मेटल्स में सबसे रिएक्टिव जो मेटल्स होता है वो सोडियम का होता है, राइट। सोडियम मेटल मोस्ट रिएक्टिव होता है। एंड द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस विग्रेस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। तो अगर सोडियम और पोटेशियम दो चीज़ें लेते हैं तो सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। ये तो सोडियम और इसके दो मतलब ये मेटल्स जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो तो आप कंपेयर कर सकते हो। बट ऐसे जिंक, आयरन और कॉपर और लेड होता है ये सिमिलरली सेम मतलब सेम ऑर्डर की रिएक्टिविटी बट हो सकता। बट इसमें भी क्या होगा, किसी की ज़्यादा अच्छी रिएक्टिविटी होगी, किसी की कम रिएक्टिविटी होगी। तो केवल ओपन एयर में इसको मतलब ऑक्सीजन में बर्न करके इसकी रिएक्टिविटी हम नहीं पता कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द इट इज़ ट्राइंग टू से, राइट। तो इन मेटल्स के लिए मतलब इन मेटल्स के लिए हमें ये हेल्पफुल नहीं होता है, राइट, कि ऑक्सीजन में बर्न करना हेल्पफुल नहीं होता है कि इनकी रिएक्टिविटी यहाँ से पता चले। सो हमें लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट द कंक्लूजन। तो हमें कुछ और रिएक्शंस देखना पड़ेगा इसकी रिएक्टिविटी निकालने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन मेटल को निकालने के लिए कुछ और एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना पड़ेगा कुछ। अब हम अभी तक हमने क्या किया, ओपन एयर में बर्न किया, राइट। अब हमें उसको वाटर के साथ सारे मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे, फिर देखेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी का क्या वो होता है। तो वाटर के साथ लिया है, इसमें भी आपको टीचर की असिस्टेंस चाहिए, वो सब चीज़ें दिया गया। तो आपको सारे मेटल्स के सैंपल जो भी ऊपर हमने बताया था वही सैंपल से लेने हैं, है ना। अब आपको एक बीकर लेना है ना। स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन द बीकर हाफ फिल्ड विद द तो ये कोल्ड वाटर है। पहले कोल्ड वाटर में आधा बीकर लो, बीकर में हाफ मतलब हाफ पूरा बीकर नहीं, हाफ बीकर तक भरना है कोल्ड वाटर से और उसमें सैंपल्स मेटल के पुट करना। व्हिच जब ये सैंपल आप पुट करोगे तो वही पूछ रहा है कि आपको ये सब ऑब्जर्वेशन करना, व्हिच मेटल रिएक्टेड विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। ये किया ऑब्जर्वेशन करना, सारे मेटल के सैंपल लो, बीकर लो, ये बीकर लिया, इसमें हमने वाटर कोल्ड वाटर भरा, आप हर एक मेटल के सैंपल को डालो। तो आप देखो कि कौन सा मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है। फिर आप ये ऑब्जर्व करो कि कोई भी मेटल फायर या वाटर प्रोड्यूस कर मतलब वाटर में फायर प्रोड्यूस करता है कि नहीं, वो आपको देखना है। पहले तो आप देखो कि कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, फिर अगर प्रोड्यूस मतलब रिएक्ट होते हैं तो किस में आग लगती है, फायर पकड़ता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। और कौन सा मेटल क्या कहते हैं कुछ समय बाद मतलब वाटर में जब डालोगे तो कुछ समय बाद वो फ्लोट होना लगता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। और कौन से मेटल्स वाटर के साथ एट ऑल रिएक्ट ही नहीं किए, है ना, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं किए। और तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। और जो मेटल जो कोल्ड वाटर में नहीं रिएक्ट किया है उसको अभी जो वाटर था उसको हॉट वाटर से फिल्ड कर लो, उसमें डालो। तो उसमें देखो कि वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं कि नहीं। जो कोल्ड वाटर में नहीं रिएक्ट करता हो सकता है कि वो हॉट वाटर में रिएक्ट करे, है ना, तो इसलिए उसको हॉट वाटर में इंसर्ट मतलब डालो। फिर फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट इन हॉट वाटर, उसके लिए आपको एक अपैरेटस दिया गया है, उसमें मतलब नीचे फिगर 3 उसमें डाल के देखना है। तो व्हिच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद द स्ट्रीम। तो आपको वहाँ पे पहले तो हमने क्या किया, कोल्ड वाटर के साथ देखा, फिर हॉट वाटर के साथ। अब अगर दोनों में नहीं होगा तो स्टीम के साथ तो क्या उसका कोई रिएक्शन होता है कि नहीं, वो देखना है। तो उसके लिए एक अपैरेटस 3.3 फिगर में दिया गया है कि मेटल्स का स्टीम के साथ रिएक्शंस क्या होता है वो देखने के लिए, राइट।
तो उसके बेसिस पे आप ये सारा परफॉर्म करने के बाद जितने भी सैंपल लिए हो आप उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में वाटर के साथ रिएक्टिविटी आपको अरेंज करना। तो जो apparatus दिया गया है वो apparatus यहाँ पे ऐसा शो किया गया है। तो इस apparatus में आप देखोगे तो क्या क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। यहाँ पे एक जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड में ये पूरा है, यहाँ पे एक कॉर्क है। कॉर्क मतलब ये होता है कि लीकेज नहीं होता, ये बिल्कुल टाइट फिटिंग होती है, यहाँ से कोई चीज़ लीक नहीं होती है, राइट, मतलब बाहर नहीं लीक होगी। तो और यहाँ पे ग्लास वुड सोक इन द वाटर, तो एक ग्लास का ऊल होता है जो कि वुल मतलब क्या, ऊन, तो ग्लास वुल वाटर में पूरा भिगा करके अंदर रखेंगे। फिर यहाँ पे हम उसको ये रख लिए और यहाँ पे मेटल के सैंपल लिख लिए। जो मेटल हमारा कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट किया उसको यहाँ पे रखा है ना, वो मेटल के सैंपल को, और स्टैंड लिया। और ये एक पाइप है जो कि इस टेस्ट ट्यूब, राइट, ये एक टेस्ट ट्यूब है, वहाँ से एक पाइप ये जा रही है। और यहाँ पे एक ये बीकर है, एक मिनट, जस्ट मिनट, तो यहाँ पे एक बीकर है और बीकर में एक टेस्ट ट्यूब, ये भी एक स्टैंड है, उस टेस्ट ट्यूब उस स्टैंड के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड करके इस बीकर में किया गया है और यहाँ पे वाटर फिल है। तो आप जब यहाँ पे बर्नर से ये इसको हीट करोगे तो यहाँ पे इसमें क्या है, वाटर है, और वाटर को हीट करोगे तो आप क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, और वो स्टीम यहाँ से फ्लो होगा। तो वो स्टीम जब फ्लो होगा तो वहाँ पे ये जो मेटल का सैंपल है यहाँ से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद जो भी बनेगा, मान लो कोई गैस बनती तो वो गैस यहाँ के थ्रू आएगा और यहाँ से वाटर से जाएगा। तो आप देखोगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पे निकलेंगे। और ये ट्यूब हो गई, डिलीवरी ट्यूब हो गई, चूँकि ये डिलीवर कर रही है स्टीम को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये क्या हो गया, ये डिलीवरी प्लेस हो गया। ओके, सो ये हो गया। ओके, metal reacts with the water that produce a metal oxide. So metals react with the water and produce a metal oxide। जैसे एयर के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, वैसे वाटर के साथ भी रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेटल है, वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे तो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। और मेटल ऑक्साइड दैट आर सोलुबल इन द वाटर डिजॉल्व इट इन इट टू फर्दर फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। तुम जो भी मेटल ऑक्साइड होता है अगर वाटर में उसको डिजॉल्व करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ आप याद रखना कि मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होने पर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और एयर के साथ जब ऑक्सीजन मतलब मेटल की रिएक्शन होती है तो केवल मेटल ऑक्साइड बनता था ना, जबकि वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहे हो तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है एज वेल एज हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये चीज़ आप रखना। और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में आप रखते हो, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ तो ऑक्साइड बना, तो उस मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ आप रिएक्शन करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, जैसे KOH NaOH ये सब क्या है, ये मेटल के हाइड्रोक्साइड है, राइट, NaOH। तो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर जो ऑब्जर्वेशन हमने बताया था ना कि आपको कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो देखना है, फिर आपको हॉट वाटर के साथ कौन कौन सा होता है वो देखना है, फिर स्टीम के साथ कौन सा होता है वो भी देखना है। तो आप देखोगे कि कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, राइट। इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्जोथर्मिक। तो वॉयलेंट मतलब बहुत ही भयानक से हुआ, और एक्जोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शंस जिससे हीट बाहर जाती है। अगर हीट बाहर निकलती है, हीट आउटपुट में निकलती, राइट, आउटपुट में हीट निकलती, तो अगर हीट कोई भी रिएक्शन में हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर कोई भी रिएक्शन हैपन होने के लिए अगर हीट को वो ले एब्जॉर्व करती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे हीट लगती है, हीट को आप दोगे तभी वो रिएक्शन होगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर वही हमने बताया कि जब मेटल जो होता है
वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और मेटल मतलब उस मेटल के ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, जो कि हीट बहुत ज़्यादा निकली, तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो फायर पकड़ लेती है, राइट। तो मतलब बहुत ही वॉयलेंट और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इतनी हीट निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो तुरंत फायर पकड़ लेती है, वही यहाँ पे बता रहा है। तो ऐसा केवल सोडियम और पोटेशियम के केस में होगा। तो अब यहाँ पे उसकी रिएक्शंस क्या हो रही है वो लिखा गया है। तो रिएक्शंस में आप देखोगे एस लिखा गया, तो मतलब सॉलिड पोटेशियम लिया, सॉलिड सोडियम लिया, और ये एल लिखा हुआ तो मतलब लिक्विड वाटर लिया, कोल्ड वाटर, राइट। उसमें हमने इसको डाला। जब इसको आप डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे उसके हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट एनर्जी निकलेगी, हमने जो बताया। तो यहाँ पे ना जो आप देखोगे हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट लिख दिया गया, ये दोनों दो स्टेप में लिखा गया ना। मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है, फिर वही ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसको कंबाइंड कर दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेटल का लिक्विड के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड लिख लिया। तो बीच में जो रिएक्शंस हो रही है, जैसे ये सोडियम N2O, ये मेटल का ऑक्साइड हो गया, और इसका जो वाटर के साथ है वो लिक्विड, इसके साथ जो रिएक्शन हो करके 2NaOH जो बन रहा है, ये बीच में ये दूसरा स्टेप रिएक्शन का यहाँ पे स्किप कर दिया है, तो डायरेक्ट लिख दिया। वो भी डायरेक्ट भी आप लिख ही सकते हो, चूँकि वो तो बीकर में तो पूरा ही रहेगा ना कि जो भी ऑक्साइड बन रहा है वो ऑटोमेटिक वाटर से रिएक्ट हो जाएगा, और वाटर से रिएक्ट होने के बाद जो ये एल्कली बनेगी KOH और NaOH, ये एल्कली बना देगा वहाँ पे, राइट। तो ये एक्वस, AQ का मतलब एक्वस हो गया, L का मतलब लिक्विड हो गया, और G का मतलब हो गया गैस निकल रही है, राइट। हाइड्रोजन की गैस निकल रही है और हीट एनर्जी साथ में निकल रही है। तो ये आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। द रिएक्शंस ऑफ द कैल्शियम विद द वाटर इज लेस बॉयलेंट, मतलब सोडियम और पोटेशियम के जितना बॉयलेंट नहीं होती है, थोड़ा कम बॉयलेंट होती है जब आप कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन करोगे, राइट। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच द फायर, तो इस केस में जब कैल्शियम लोगे तो जो हीट निकलती है वो हीट इतनी मतलब कम होती है कि वो हाइड्रोजन के साथ फायर नहीं पकड़ती है। बहुत ज़्यादा हीट होगी तो हाइड्रोजन जो निकल रही है उसमें फायर पकड़ लेगा, बट बहुत कम हीट रहेगी तो उतना मतलब वो हाइड्रोजन जलने नहीं जलेगा, तो ये लेस बॉयलेंट होती है। ये आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो जैसे घर में पहले जो पुताई वगैरह होती थी, कलर होता था, तो वहाँ पे एक चूना होता था, राइट, कैल्शियम। तो कैल्शियम को जब वाटर में डालते थे तो यहाँ पे बुलबुले खटाखट निकलते, तो बहुत हीट हो जाता था जिस बर्तन में इसको हम डुबाते थे वाटर में, तो वहाँ पे पूरा गर्म हो जाता था। तो वो इसी के कारण होता था, राइट, कि जो सॉलिड होता था कैल्शियम वो वाटर के साथ जब रिएक्शन होता था तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली, राइट। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो जब कैल्शियम मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो कुछ देर बाद बीकर के ऊपर फ्लोट होने लगेगा, राइट। यहाँ पे ये फ्लोट होने लगेगा, ये पूरा वाटर है, राइट, ये वाटर है, यहाँ पे ये फ्लोट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो गैस बन रही है इसमें, जो हाइड्रोजन गैस ये बन रही है, वो जो मेटल है उसमें स्टिक हो जाएगी। अब कोई चीज़ स्टिक हो गई तो वो मतलब उसके गैस भी ऊपर आना चाहिए, तो उसके साथ वो मेटल का जो रहेगा सैंपल वो भी ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, राइट। ओके, जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह में देखोगे, जो भी डूबने से बचने के लिए जो भी आप टायर ऐसे मतलब टायर टाइप में होता है ना, वो हवा से भरा हुआ, तो हवा तो क्या है, जब पानी में जाती है तो वो ऊपर आ जाती है, हल्की होती है, तो उसके साथ जो आदमी रहता है वो भी ऊपर आ जाता है, वो भी डूबता नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला कि हाइड्रोजन जो उससे मेटल से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उसके साथ मेटल के सैंपल भी उस पर आ जाते हैं। फिर आगे ये दिया कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम, हमने सोडियम पोटेशियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये देखा, और कैल्शियम भी करता है ना, 3 मेटल को हमने देखा। अब आती बात जब मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये आप याद रखना। इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। तो वहाँ पे हमने देखा था ना कि कुछ मेटल्स हो सकते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही ना करे, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो मैग्नीशियम इज द मेटल व्हिच विल रिएक्ट ओनली विद द हॉट वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ये भी फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, वो
ऊपर फ्लोट होने लगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो इसमें स्टिक हो जाती है और वो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ वो पूरा ऊपर आ जाता है। ओके, तो ये दिया गया है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। तो पहले हमने ओके सो अच्छा यहाँ तक था। तो मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो ये जो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये मेटल होते हैं, ये ना तो कोल्ड वाटर से ना कि हॉट वाटर, ये किसी भी वाटर से क्या कहते हैं रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और वो केवल स्टीम से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो बाद में हमने जब कोल्ड और हॉट वाटर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो हमने बोला कि हो सकता कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट, तो उसमें एक एपैरेटस बनाया, उसमें रिएक्शन करवाई थी, तो वहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। ओके, तो जैसे कि वो लेंगे एल्युमिनियम को सैंपल उस एपैरेटस में रखोगे, तो आप जब वो स्टीम आएगा, यहाँ पे जी लिख दिया ना, लिक्विड नहीं है, जी लिख दिया मतलब ये स्टीम हो गया, गैसियस फॉर्म में वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है वही स्टीम होता है, राइट। तो यहाँ पे जी का मतलब स्टीम हो गया, राइट, ये स्टीम हो गया। तो जब ये स्टीम के साथ एल्युमिनियम का सॉलिड सैंपल रखा था, तो गैस का स्टीम मतलब वाटर का स्टीम आया, मतलब स्टीम आया वाटर का, तो उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो उसका ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो एपैरेटस में जो इधर जाती थी उसके हाइड्रोजन के बोलवे, राइट। और बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो कि वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तीनों फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो जो पढ़ा वाटर के साथ रिएक्टिविटी वो देख लेते हैं। तो अगर कोल्ड वाटर देखते हैं तो कोल्ड वाटर के साथ हमारा सोडियम और पोटेशियम ये दो मेटल करते हैं, फिर और कैल्शियम भी, राइट, कैल्शियम भी, ये तीन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर हॉट वाटर के साथ अगर आप देखोगे तो हमारा हॉट वाटर के साथ कौन कौन सा मेटल था, है ना, हॉट वाटर के साथ यहाँ पे ये देखें तो कोल्ड वाटर के साथ हमने देखा सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये रिएक्ट किया। हॉट वाटर के साथ हमने देखा कि मैग्नीशियम केवल रिएक्ट होता है, राइट। और फिर स्टीम के साथ हमने देखा, स्टीम के साथ कौन कौन से मेटल हुए, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या कहते हैं स्टीम के साथ इनका रिएक्शन हुआ। फिर हमने देखा कि कोई भी नो रिएक्शन कौन से होते हैं, नो RXN मतलब रिएक्शन, राइट, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। तो नो रिएक्शन किस किस केस में हुआ वाटर के साथ, लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, राइट। सिल्वर का Ag हो जाता है सिंबल, गोल्ड का Au होता है। तो Ag, Au, कॉपर और लेड ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। स्टीम के साथ एल्युमिनियम, जिंक और आयरन करते हैं, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम करता है और कोल्ड वाटर के साथ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम करता है। तो ये ओवरऑल समरी हो गई विद द वाटर रिएक्टिविटी, राइट। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स का एसिड के साथ जो रिएक्शंस होता है उसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक हमने सबसे पहले एयर के साथ देखा, फिर हमने वाटर के साथ देखा, अब हम एसिड के साथ उसका क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। हमने ऊपर अभी पढ़ा भी था कि मेटल्स जब होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये हमने पढ़ा था। सो यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन ये देते हैं। तो क्या सारे मेटल ऐसा करते हैं, वही चीज़ उसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ओके, सो इसमें यही बोला है कि हमें कुछ मेटल्स के सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम अगेन ना, तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के मेटल्स के सैंपल लेने हैं, क्योंकि हमें सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी तो पता है। बाकी ये सब एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर्स में सेट करना है सारे मेटल को, इसलिए हम सारी एक्टिविटी ये देख रहे हैं, राइट। तो मेटल के सैंपल लिए, सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत ही वाइग्रेसली रिएक्ट करता है, राइट। सो ये हो गया सैंपल सेपरेटली टेस्ट ट्यूब कंटेंट डाइल। अब एक हमने टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाला एसिड रख लेंगे। अब उसमें जो भी मेटल्स है उसमें जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एक थर्मोमीटर भी लगाएंगे, राइट, इन द टेस्ट ट्यूब, सो दैट देयर बल्ब्स
आर डिप्ड इन द एसिड, तो उस एसिड में डिप करके, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया HCl, राइट, ये HCl का एसिड ले लिया, उसमें एक थर्मोमीटर लिया, थर्मोमीटर का जो एंड होता है जहाँ से टेम्परेचर आता है उसको इसमें डिप करके रखेंगे। अब सारे जो भी मेटल्स है उसमें आप डालोगे तो देखोगे हुई, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेटल इस डाइल्यूट क्लोरिक एसिड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और कौन सा नहीं करता है, और रिएक्ट करने पर कितना टेम्परेचर देता है। क्योंकि अलग अलग मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे तो अलग अलग एनर्जी, हीट एनर्जी देंगे, तो अलग अलग एनर्जी देंगे तो इसका टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर है, जो टेम्परेचर मीटर कर, थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, राइट, टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इसमें अलग अलग टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी जो रिएक्शंस देगी उसमें ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, तो वो सब आपको लिखना है, रिकॉर्ड करना है, राइट। और फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी लिखना है। और हमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक के और आयरन का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक केमिकल इक्वेशंस को लिखना है। ओके, तो ये हो गया। ओके, ऊपर आई थिंक हमने कहीं पे हमने इक्वेशन लिखा था किसी एक में। ओके, जस्ट आई विल सी इफ इट इज़ देयर। ओके, यस। अच्छा, इसमें क्या रिएक्शन होगा, आयरन लिए और ये, तो आयरन का सॉलिड हाइड्रोजन, आयरन का सॉलिड हाइड्रोजन जो H2O के साथ किया तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बना हाइड्रोजन गैस, तो ये सॉलिड का, अच्छा ये H2O है, राइट, ये H2O है, इधर भाग आया है, तो ये आयरन का सॉलिड वो मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया, वो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, राइट। तो ये था शायद जस्ट दिमाग में आया कि शायद आई हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, दैट्स वाई। ओके, जो अभी हम कहाँ थे उस पे आते हैं। ओके, तो इसमें आप देखोगे हमें इक्वेशन लिखना, तो अभी हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन, फिर एल्युमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन, मतलब ये HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, राइट, और जिंक का HCl के साथ रिएक्शन, और आयरन का, राइट, आयरन का HCl के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ये सारी रिएक्शंस इक्वेशंस लिखनी थी इस रिएक्शन की, तो इसमें लिखोगे तो MgCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इधर AlCl3, चूँकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, और ये हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, आप बैलेंस्ड इक्वेशन चाहो तो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा, प्लस H2 बन जाएगा, और यहाँ पे FeCl3 बनेगा, प्लस H2, राइट। तो ये इक्वेशंस हो गई जो कि यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे आप बढ़ोगे तो इसमें क्या दिया गया है, आगे ये दिया गया कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो गया, राइट, HCl के साथ हमने रिएक्शंस को देखा, बट वो जब नाइट्रिक एसिड की बात आती है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 होता है, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती है, बिकॉज जो HNO3 होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस उस समय बनती है वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है। हमने अभी पढ़ा ना कि एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होकर के हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट बनता है। तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो जो हाइड्रोजन वहाँ पे बनता है, इसके केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होकर के H2O बना लेता है, इसीलिए इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, ये लिखा है ना। एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो HNO3 होता है वो हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करने के बाद वो H2O में कन्वर्ट कर दिया, और ख़ुद जो HNO3 होता है तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं, जिसमें N2O, NO और NO2 तीन ऑक्साइड्स होती हैं, राइट, नाइट्रोजन की, राइट। तो ये आपको याद रखना है, NO एंड NO2, ठीक है। तो ये तीन ऑक्साइड होती है, एक इसमें एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे करके इसका नाम होता है। सो आगे हम इसको पढ़ेंगे बाद में। ओके, सो यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गया।
फिर आगे ये दिया गया कि मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व दैट। तो अगर मैग्नीशियम लेते हो और मैंगनीज लेते हो तो जब उसका डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तब हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट बाकी मेटल्स में अगर देखोगे तो उसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो उसमें H2 गैस नहीं निकलेगी, वो डायरेक्ट H2 गैस को ऑक्सीडाइज करके उसके नाइट्रस ऑक्साइड में वो खुद कन्वर्ट हो जाता है और H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, राइट। फिर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 3.1 दैट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में जब एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो उसमें बबल्स का फॉर्मेशन मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा होगा। द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्जोथर्मिक इन दिस केस, और उस केस में ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन आएगी, मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये क्या कहते हैं, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ओके। जिसमें ज़्यादा गैस निकली, ज़्यादा एनर्जी निकली, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसमें कम निकली वो कम होगा, राइट। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड टेम्परेचर ऑल्सो रिमेंड अनचेंज। जब कॉपर को आप उस पूरे एक्सपेरिमेंट में उस टेस्ट ट्यूब में डिप करोगे तो आप देखोगे कोई बबल्स ही नहीं बन रही, मतलब कोई रिएक्शंस ही नहीं हुई, राइट। फिर कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl, तो ये भी एक हो गया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हो गया, राइट। फिर आगे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, वो फैक्ट्स देखते हैं, ओके। सो इसमें अभी हमारा 1 मिनट, ओके। ओके, सो ऊपर जाते हैं। जस्ट आई वाज चेकिंग हाउ मच आई हैव टू कवर इन दिस वीडियो, ओके, नॉट मच इज लेफ्ट, सो आई विल जस्ट कंप्लीट दिस अप टू दैट, ओके। फिर आगे इसमें कुछ फैक्ट दिया गया, तो इसमें दिया गया कि एक्वा रिजिया क्या कहते हैं, एक लैटिन वर्ड है फॉर रॉयल वाटर। तो इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी तक क्या था, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों एसिड का मिक्सर होता है, रेशियो 3:1 के रेशियो में। मतलब अगर 3 लीटर हम HCl लेते हैं तो 1 लीटर हमें HNO3 लेना है, तो इसका जो मिश्रण निकलेगा, इसको मिलाओगे तो इससे एक्वा-रिजिया, जो कि इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, ये रॉयल वाटर का एक लैटिन, एक्वा-रिजिया क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। तो ये रॉयल वाटर का सॉल्यूशन बनेगा और ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, राइट। एक्वा-रिजिया ये हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग फ्लूइड होता है, मतलब बहुत ही कोरोसिव होता है, गोल्ड को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकता है, ये एक ऐसा रिएजेंट है, राइट। रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन कर सके। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए, ओके। फिर आगे हमारा दूसरा एक्टिविटी दिया गया है। इसमें क्या हुआ कि मेटल्स का अभी तक हमने सबसे पहले एयर के साथ देखा, फिर हमने उसके साथ वाटर के साथ देखा, फिर हमने एसिड के साथ देखा, राइट। एसिड, वाटर और एयर, इसके साथ रिएक्शन देख लिया। अब हम एक मेटल का सॉल्यूशन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ क्या रिएक्शंस होता है वो यहाँ पे देखते हैं, राइट। मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो दूसरे कोई एक मेटल का सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन है, उसमें कोई मेटल डालोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो इसमें आपको एक क्लीन क्या है, आगे एक्टिविटी 13.3.12 परफॉर्म करनी है। तो इसमें आपको कॉपर का वायर लेना है, आयरन नेल्स लेने हैं, राइट। और एक कॉपर वायर को आयरन का जो सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें डिप करना है, और आयरन के जो नेल लिए थे उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है। तो वो चीज़, ये पूरा का पूरा चीज़ हमें 20 मिनट के लिए लेफ्ट कर देना। फिर हमें ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हुई है और किस में नहीं, और किस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है, राइट। सो हमें ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है, और हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस वो लिखना है, और नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शंस हुई है वो लिखना है।
तो इसमें एक्टिविटी बेसिस पे ये लिखना है। तो आगे आप जब इसको देखोगे तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो ये एक फैक्ट हो गया, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है उनके सॉल्यूशन में, राइट। सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, ये हमने देखा, राइट, ऊपर सारी एक्टिविटी परफॉर्म करके। वी चेक दैट द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल लाइक ऑक्सीजन, वाटर और एसिड, ये अपने भी ऊपर बताया। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द दीज रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट के साथ सारे मेटल नहीं करते हैं ना। हमने वो देखा कि कुछ हॉट वाटर के साथ करते हैं, कुछ कोल्ड के साथ करते हैं, कुछ एसिड के साथ करते हैं, कुछ ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो वो चीज़ें हमने देखा था। तो इसमें जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया वहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, राइट। तो ये चीज़ें दिया गया है, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ़ ए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इफ़ मेटल ए डिस्प्लेसेज मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, है ना। मेटल ए को मेटल बी के सॉल्यूशन से मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये मतलब कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन जो लिखा था वो लिख दिया गया, और रिएक्शंस जो क्वेश्चन ऊपर हमने पूछ रहा था ना कि कौन से टाइप की रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो यहाँ पे हमने एक मेटल का सॉल्यूशन लिया था और दूसरे में एक मेटल हमने डिप किया था, लाइक यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एक उसमें, और इसमें हमने आयरन की नील को डिप किया था, और दूसरे में क्या किया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर के वायर को डिप किया। तो इसमें वही चीज़ है कि एक मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, एक मेटल का कोई सॉल्ट लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया वाटर में, राइट। तो मेटल बी के सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के उसको मेटल ए के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट ऑफ द सॉल्यूशन ए बन जाएगा और मेटल बी बाहर आ जाएगा। क्योंकि मेटल ए अगर मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसके सॉल्ट से मेटल बी को वो डिस्प्लेस कर देगा, तो वो बाहर कर देगा। तो ये मतलब रियलिटी है रियल लाइफ में भी कि जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो कम एक्टिव चीज़ों को डिस्प्लेस कर देता है, राइट। तो व्हिच मेटल कॉपर आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन द एक्टिविटी 13.1। तो इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है वो आगे दिया गया है। तो किस में रिएक्शंस हुई है वो आप देखोगे। तो इसके भी ऑब्जर्वेशन, तो रिएक्टिविटी सीरीज अब वो आती है, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखोगे तो मेटल्स जो होते हैं उनके रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग एक्टिविटी, या एक्टिविटी बोलें या रिएक्टिविटी बोलें, दोनों चीज़ें सेम हुई, यहाँ पे कंटेस्ट सेम है दोनों का, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हमने किया 1.9 से 3.12 तक, इसमें सॉरी एक्टिविटीज 1.9 तो ये चैप्टर 1 में है, 3.2 जो अभी एक्टिविटी किया, तो इसके बेसिस पे क्या है कि जो भी मेटल्स को हम उनके एक्टिविटी या रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं एक टेबल में, तो वो जो सीरीज बनती है, एक सीरीज बनेगी, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। तो इसमें इस सीरीज में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स या ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होंगे वो टॉप पे रहेंगे, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो बॉटम पे रहेंगे, राइट। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। सो इसमें वही बोला गया कि ये टेबल 3.2 इज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने डेवलप किया इस एक्टिविटीज़ पे, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। तो इसमें आप एक्टिविटी सीरीज देखोगे तो इसमें सबसे ऊपर सोडियम है, पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ऊपर रिएक्टिव ये है और सबसे नीचे जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये पूरा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, जिसको आप इससे याद रखना है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, मी का मतलब ये मैग्नीशियम हो गया, ये नहीं रहेगा, इसको आपको, और यहाँ पे सी कॉलिंग का मतलब कॉपर,
तो ये आप याद रखें, चूँकि मी 2 बार आया है तो पहले वाले जो मी है वहाँ पे मैग्नीशियम। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्वीट गाई। ये आपको याद रखना हमेशा, ये टेबल को याद रखने के लिए। तो ऊपर जो मी रहेगा उसका मतलब मैग्नीशियम, कॉलिंग कॉलिंग 2 आया तो ऊपर जो कॉलिंग है उसका मतलब कैल्शियम और नीचे जो कॉलिंग है उसका मतलब कॉपर, ये आपको याद। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, तो पी से मतलब पोटेशियम, यहाँ पे पी से मतलब पोटेशियम, एस से मतलब स्टॉप, सी ए मतलब कॉलिंग, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जेब्रा मतलब जिंक और आई मतलब आयरन, फिर लाइक मतलब लेड और हर मतलब हाइड्रोजन और कॉलिंग मतलब यहाँ पे कॉपर और मी मतलब मरकरी एंड स्वीट मतलब सिल्वर और गाय मतलब गोल्ड। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग में जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग में स्वीट गाय, ये आपको याद रखना है ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखने के लिए, राइट। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स इन द केरोसिन ऑयल, चूँकि ये एयर ओपन एयर में क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वॉलेंटरली रिएक्ट करता है और हमें मतलब बहुत जल जाता, फायर पकड़ लेता है, तो इसीलिए हमें केरोसिन ऑयल में बर्न कर मतलब डिप करके रखते हैं, ये हमने पढ़ा था। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द आयरन विद द स्टीम, तो आयरन का स्टीम के साथ जो रिएक्शंस होता है वो लिख लें। तो आयरन ये सॉलिड फॉर्म में है और ये स्टीम गैसियस फॉर्म में है। जब इसके साथ ये रिएक्शन हुआ तो आयरन के ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो एपरेटस वाला हमने देखा था ना, यहाँ टेस्ट ट्यूब से ऐसे गैस जाती है, तो वो स्टीम के साथ। कैल्शियम और पोटेशियम के साथ वाटर का क्या रिएक्शंस होता है वो भी हमने ऊपर देखा था कि इसमें लेस वाइग्रेस होता है और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके जो पोटेशियम है H2O है, राइट। तो ये वाटर हो गया और ये सॉलिड हो गया पोटेशियम, इसके साथ रिएक्ट करके KOH बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। ये हमने देखा था। तो ऐसे कैल्शियम का भी ऊपर ये इक्वेशन लिखा गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे 4 मेटल्स लिया गया है ABCD और उसको हर एक के सॉल्यूशन में डिप किया गया 1 बाय 1 और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पे द रिजल्ट ऑप्शन हैव बीन टेबुलेटेड इन द फॉलोइंग, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हमें देखना है। तो 4 मेटल लिए गए ABCD। अब जब उसको आयरन सल्फेट, मेटल ए को आयरन सल्फेट में किया गया तो कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट में किया गया तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिंक सल्फेट में कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है। बी को जब मेटल को लिया गया तो आयरन सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। सी को जब लिया गया तो केवल जब सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और डी को किसी भी केस में कोई भी रिएक्शन नहीं किया। तो हमें यूज द टेबल एबव टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल ABCD के हमें वो करना है। तो आप जब देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। तो जब भी आपको ये रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी ए स्वीट गाई, राइट। तो इसमें आप देखोगे तो 4 मेटल है, राइट। तो इसमें चार सॉल्यूशन दिया गया है, तो आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, राइट। तो आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर दिया गया। तो जिसमें रिएक्शंस हो रही है वो, अब इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो ये सिल्वर, जिंक, कॉपर और आयरन में सबसे ज़्यादा इसके बेसिस पे लिखोगे तो क्या होगा, जिंक सबसे ऊपर आएगा, राइट। यहाँ पे है जिंक, फिर आई आयरन वाला है तो आई आ गया, फिर कॉपर आया, कॉपर मतलब ये वाला हुआ कॉलिंग, और फिर गाई मतलब ये सिल्वर आया तो सिल्वर हो गया, है ना। तो उसी ऑर्डर में लिख लिए, तो पहले जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। तो ये रिएक्टिविटी। और अब अगर आयरन के केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या है, तो ये जिंक है। तो अब जिंक वाले में कोई रिएक्शन नहीं, मतलब जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल नहीं है यहाँ पे जो ABCD मेटल दिया गया, राइट। तो इसमें उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद आयरन है। तो आयरन में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हो रही है तो मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बी होगा, चूँकि बी मेटल को जब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब बी वाला आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। क्योंकि आयरन से
अगर यहाँ पे इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई होती है तो मतलब अगर किसी मेटल के साथ, तो वो उससे जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिविटी हो, पर सबसे ज़्यादा जो फिर नेक्स्ट पे देखेंगे तो आयरन है रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे जो आयरन के साथ जो बी मेटल ही, इस बी मेटल के साथ ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही, तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक हुआ, राइट। मतलब ये बी हुआ, बी एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इफ बी एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। तो अब बी मेटल मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब बी मेटल आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें पता चल गया। अब उसको जब कॉपर में डालेंगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी तो और कम होती है, आयरन से भी कम है, राइट। यहाँ पे स्टेबल की तो उसको भी वो डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट, है ना। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिससे वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो मतलब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी, है ना। तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब जब इसको बी को ही कॉपर सल्फेट में डालोगे, चूँकि आयरन से भी रिएक्टिव था, तो कॉपर तो आयरन जबकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जब आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है तो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर में साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के उसमें हमें करना है। तो जिंक को तो कोई नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी है, तो बी सबसे पहले टॉप पे आ गया, राइट। फिर आप देखोगे उसके बाद कॉपर, अब उसके बाद आयरन को तो बी डिस्प्लेस कर दिया तो वो तो आ ही गया। फिर आयरन के बाद हमारा कॉपर को कौन सा डिस्प्लेस कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर टेबल में क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर को कौन सा डिस्प्लेस कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो डी, और डी तो किसी को नहीं रिप्लेस कर रहा है, तो डी सबसे बाद में आ गया। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो आयरन था इसमें, इस वाले पूरे सॉल्ट में, उसको जो रिप्लेस किया वो सबसे टॉप पे आ गया। और उसके बाद उससे कम वाले को जो रिप्लेस किया वो फिर आ गया कॉपर को, और फिर सिल्वर को जो रिप्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट किया, वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये ऐसे इसका सीरीज आ जाता है। व्हिच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू द रिएक्टिव मेटल के साथ जब करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो वो H2 गैस निकलती है, हमने पढ़ा था। राइट द केमिकल रिएक्शन विद द आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है, वो यहाँ पे इसका ये हो गया। तो आयरन सॉलिड हो गया, H2SO4, ये H2SO4 हो गया है, एक कुछ सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है तो यहाँ पे HCl हो जाएगा, राइट। HCl का एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड लिखेंगे तो एक्वस हो जाएगा, और कंसनट्रेटेड आएगा तो केवल सिंपल उतना ही रहता है, एक्वस नहीं रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, राइट। यहाँ पे HCl लिखेंगे तो HCl करके इसको FeCl2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना, ये भी काट दो। तो Fe प्लस HCl इक्वल टू FeCl2 इक्वल टू H2 गैस, तो ये हो गया। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2। तो जिंक और आयरन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ जिंक और ये आयरन है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन 2 सल्फेट से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दी, चूँकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। यहाँ पे देखोगे तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर, कॉलिंग मी ए स्वीट गाई। तो जेब्रा आई तो जेड मतलब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे जाएगा तो इसकी जगह जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके सो इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो भी है टॉपिक्स वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।